दोस्तों ड्रूपल में आज मैं एक और मॉड्यूल बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये मॉड्यूल का जो नाम है वो बेदर ऐप है और इसमें जो डेटा है वो ओपन बेदर जो कि एक फ्री एपीआई प्रोवाइड करती है कंपनी। ये फ्री एपीआई से हम लोग वेदर की डिटेल ला सकते हैं और स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो हमारा ये जो मॉड्यूल है ये आप इसमें किसी भी सिटी का वेदर सर्च करोगे तो वेदर से रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही साथ 5 दिन का फोरकास्ट भी यहाँ पर दिखेगा। तो पहले मैं प्रोजेक्ट का डेमो दे देता हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप मैं इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और एक डेमो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मॉड्यूल काम करेगा। तो देखिए ये मॉड्यूल है यहाँ पर और अभी आपको ये मॉड्यूल का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं किसी भी सिटी का नाम अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा पुणे, तो एक ड्रॉप डाउन आता है। देखिए जितना भी है ये सजेशन यहाँ पे दिखाई देगा और 5 सजेशन यहाँ पे दिखाई देता है। क्योंकि ये एपीआई फ्री में 5 सजेशन ही देती है तो हम लोग इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इसका प्रीमियम वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र सर्च किया और मुझे इंटर प्रेस करना होगा, तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए ये डिटेल अपडेट हो गई। ये सिटी का नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिन आज कौन सा दिन है वो दिखाई दे रहा है और ये पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। ये जो आइकॉन है ये आइकॉन यहाँ पर ये बताता है कि जैसे बादल छाए हुए हैं ये आइकॉन चेंज होगा, है ना। जैसे बारिश होगी तो यहाँ पर बारिश वाला आइकॉन होगा, धूप निकलेगी तो यहाँ पर धूप वाला आइकॉन। ये इस तरह से यहाँ पर आइकॉन अलग अलग चेंज होगा। और ये जो है वो विंड का डायरेक्शन है और ये विंड की स्पीड है, ये प्रेशर है यहाँ पर, और ये जो है वो ह्यूमिडिटी है। और इस तरीके से ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये टेम्परेचर है। और ये जो 5 दिन का नेक्स्ट 5 डेज का जो प्रिडिक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मॉड्यूल का डेमो था, इसका कोड मैं शेयर करूंगा और इस मॉड्यूल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। देखिए पहले तो 3 चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ये मॉड्यूल पूरा अजक्स और ड्रूपल के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। मतलब इसमें हम लोगों ने अजक्स यूज़ किया है, अजक्स की हेल्प से डेटा को फीच किया है। और यहाँ पर 3 एपीआई कॉल हो रही है, फोरकास्ट के लिए अलग एपीआई कॉल हो रही है। ये जो डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इस डिटेल के लिए अलग एपीआई कॉल हो रही है। और जो ऑटो कंप्लीट सिटी का ड्रॉप डाउन आ रहा है इसके लिए भी एक एपीआई कॉल हो रही है। तो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीखने को आपको मिलती है। और ये जो एपीआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जैसे बहुत सारी एपीआई है, जैसे रेलवे की एपीआई है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन का रनिंग स्टेटस दिखा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मॉड्यूल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए फ्रेश ड्रूपल का इंस्टॉलेशन कर लिया है। ये आप देखोगे ये मेरा ड्रूपल का फ्रेश इंस्टॉलेशन है। लेकिन इससे पहले हमको यहाँ पर एपीआई की चाहिएगी। तो एपीआई की रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे वेदर ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी डॉट पे जाना पड़ेगा। ये वो एप्लीकेशन है, वो साइट है जो हमको पूरा डेटा ला के देगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 1000 कॉल्स जो है वो फ्री है, एक दिन की लिमिट है ये। तो हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अभी मैं लॉगिन हूँ, देखिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मैं लॉगिन हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर जाना है और साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट एन अकाउंट पे ये डिटेल फिल करके और यहाँ पे आप लिख देना एज ए स्टूडेंट आप इसको यूज़ करना चाहते हो, है ना। तो ये सारी डिटेल फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको माय एपीआई की का ऑप्शन दिखेगा। आप माय एपीआई की में जाओगे तो यहाँ पे जैसे लॉगिन किया मैंने, लॉगिन करने के बाद
जैसे आप माई एपीआई की पे जाओगे तो ये मुझे की है मेरे पास ऑलरेडी। यहाँ से की जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, आप इस तरीके से यहाँ पे की को जनरेट कर लेंगे। की जनरेट होने के बाद 10-15 मिनट में ये की एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस की की ज़रूरत हमको पड़ने वाली, तो पहले हम लोग यहाँ पर इस की को रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये मैंने जो प्रोजेक्ट है हमारा इसको ओपन करके रखा है। अभी हमको एक मॉड्यूल क्रिएट करना है ना, क्योंकि हमने एपीआई की का रजिस्ट्रेशन कर लिया। अभी हमको एक मॉड्यूल क्रिएट करना है, तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ और पहले तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ क्लियर स्क्रीन लिखा और फिर जो है वो मैं यहाँ पे ड्रेस का जनरेट कमांड रन करूँगा और एक मॉड्यूल क्रिएट करूँगा, जनरेट मॉड्यूल। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया। अभी मुझे मॉड्यूल का नेम देना है। सिस्टम मुझसे पूछेगा कि मॉड्यूल का क्या नेम है। अभी कुछ एरर है, ओके यस, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। मॉड्यूल का नेम, तो मॉड्यूल का नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर WEATHER, वेदर ऐप। ये मॉड्यूल नेम दे दिया मैंने। मशीन नेम ये हो गया। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं हम लोग, तो ये जो है वो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया, पैकेज दे दिया। डिपेंडेंसी अभी कुछ देनी नहीं है। मॉड्यूल फाइल मुझे चाहिए, हाँ मॉड्यूल फाइल मुझे चाहिए कि इंस्टॉल फाइल मुझे नहीं चाहिए। इंस्टॉल फाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, रीडमी फाइल भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको हटा देता हूँ। और आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो फाइलें हैं वो जनरेट हो गई। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे, तो देखिए ये वेव आ गया, ये मॉड्यूल आ गया और मॉड्यूल के अंदर ये जो फाइल है वो यहाँ पे हमारी जनरेट हो गई। अभी हमको जो की है, हमारी की को स्टोर करने के लिए हमको एक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म चाहिएगा। तो मैं पहले एक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो अभी हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म से हम जो है वो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िग फॉर्म क्रिएट करने के लिए भी मैं जनरेट मॉड्यूल का यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पे मैं रन करता हूँ ड्रस, और ड्रस के बाद में यहाँ पे मैं जनरेट कमांड रन करूँगा और फॉर्म, कॉन्फिग फॉर्म, ये मैंने रन किया। यहाँ पे कुछ एरर आई है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कमांड का सिंटैक्स। तो मैंने लिखा ड्रस जनरेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो कमांड है फॉर्म जनरेट करने का उसमें चलते हैं। तो देखिए फॉर्म कॉन्फिग के लिए हमको ये यूज़ करना है। तो अभी हम यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ जनरेट और के बाद में यहाँ पे फॉर्म कॉन्फिग, ये मैंने फॉर्म कॉन्फिग लिखा। अब यहाँ पे मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये मैंने मॉड्यूल नेम दे दिया। मॉड्यूल का मशीन नेम ये है और क्लास है, तो क्लास को मैं यहाँ पे जो है वो इस तरीके से कुछ नाम देता हूँ, सेटिंग्स फॉर्म, ये मैंने नाम दिया क्लास को। यस, राउटिंग चाहिए, यस राउटिंग चाहिए। राउट नेम में यही दे देता हूँ, एडमिन कॉन्फिग सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सिस्टम कि एडमिन कॉन्फिग, ये हमारे इसका पाथ होगा, पाथ ये दे देते हैं। टाइटल भी हम लोग एज इट इज देते हैं, परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर की दे देते हैं और यस हमको चाहिए यहाँ पर मेनू फाइल। टाइटल सेम रखेंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन भी सेम रखेंगे हम लोग। पेरेंट मीनू हमको सिस्टम एडमिन कॉन्फिग मॉड्यूल ही चाहिए। तो ये जो है वो जो सारा
मॉड्यूल है और कॉन्फ़िग फॉर्म है वो जनरेट हो गया। आप एसआरसी में जाओगे, यहाँ जाओगे तो ये जो फॉर्म है वो हमको जनरेट मिल जाएगा। अभी ये जो कोड मैंने जनरेट किया है, इस कोड को मैं यहाँ पे जाके और जिसे आप देख रहे हो ये कोड है। अभी मैं मॉड्यूल को इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल इनेबल किया ट्रस्ट इन, और ये हो गया हमारे मॉड्यूल का नेम। ये मॉड्यूल का नेम मैंने लिखा, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो मॉड्यूल है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद अब मॉड्यूल इनेबल हो गया। अभी मेरे को एक बार कैशे क्लियर करना है तो मैं कैशे क्लियर कर दूंगा, और कैशे क्लियर भी हो गया। अभी हम चलते हैं लॉगिन करते हैं एडमिन से। तो यहाँ पे मेरे को एडमिन से लॉगिन करना है, तो मैंने ड्रस यूएलआई रन किया एडमिन लॉगिन के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है पासवर्ड क्या है, तो मैंने ये कमांड रन कर लिया। यहाँ से जो है मुझे वन टाइम लॉगिन का परमिशन मिल गया। इस यूआरएल को मैंने यहाँ टाइप किया और मैं लॉगिन कर जाऊंगा एज ए एडमिन। तो एज ए एडमिन में लॉगिन कर गया। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊंगा, तो आप देखोगे ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और ये जो है हमारे मॉड्यूल की सेटिंग फाइल आ गई। अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये एग्जाम्पल फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये जो एग्जाम्पल फील्ड है इसको मुझे की में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाके ये जो हमारा सेटिंग फॉर्म है कॉन्फ़िग के अंदर है, एसआरसी है और ये कॉन्फ़िग है, राइट, एसआरसी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाके ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैं की में कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एपीआई की, क्योंकि हमको की ज़रूरत है यहाँ, ठीक है। तो ये एपीआई की मैंने लिख दिया। अभी जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फॉर्म को, तो देखिए ये एपीआई की आ गई। अभी मैं इस की को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने की को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इस की को मैंने सेव कर दिया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ सेव हो गई। लेकिन अभी आप देख रहे हो सेव होने के बाद डेटा क्लीन हो गया। तो ये डेटा क्यों क्लीन हुआ, तो अभी हमको यहाँ पे जो सबमिट फॉर्म है, यहाँ पे हमको फील्ड का नेम चेंज करना होगा, ये की, और यहाँ पे भी मुझे की करना होगा। सेव करूँगा, और अब मैं जो की है उसको सेव करता हूँ यहाँ पे। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव होनी चाहिए थी। एक सेकेंड, मेरे को कैशे क्लियर करना होगा। ये कैशे क्लियर किया मैंने। यहाँ पर की है ओपन वेदर कॉन्फ़िगरेशन, ये है यहाँ पे की, सॉरी यहाँ पे भी की देना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने नाम चेंज किया है फील्ड का। तो अभी मैं सेव किया कॉन्फ़िगरेशन, तो ये की जो है वो यहाँ पे सेव हो गई। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म जनरेट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म जनरेट होने के बाद में हमारी जो की है वो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म के अंदर जो की है उसको कॉन्फ़िग कर दी। अभी जो हमारा मॉड्यूल था, या जो हम मॉड्यूल बनाने के लिए जा रहे हैं, उस मॉड्यूल को मैं मुझे क्या करना है, उस मॉड्यूल का मुझे टेम्पलेट भी बनाना है। तो जो HTML CSS है उसके लिए भी मुझे यहाँ पे फोल्डर चाहिएगा। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, इसी मेन फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ CSS, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं JS। तो ये JS हो गया और CSS हो गई। ये मैंने इसके अंदर बना दिया गलती से, मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा फोल्डर। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ JS फोल्डर, ये JS का फोल्डर हो गया, और ये वाला जो फोल्डर है CSS का, इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस फोल्डर को डिलीट कर, ये मैंने डिलीट किया, तो ये परमानेंटली डिलीट हो गया। तो देखोगे JS फोल्डर आ गया, और JS फोल्डर के बाद एक फोल्डर और बनाना है जो कि CSS फोल्डर आ गया। तो ये जावास्क्रिप्ट फाइल हो गई, CSS फाइल हो गई, और SRC के अंदर फॉर्म हो गया, जो सेटिंग फॉर्म है हमारा वो हो गया। इतना काम हमारा हो गया। अभी हमको एक ब्लॉक और बनाना है, क्योंकि इस ब्लॉक पे हम लोग वेदर की डिटेल जो है वो शो करेंगे। तो मैं पहले एक ब्लॉक और जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और वापस से ड्रस्ट जनरेट कमांड रन किया मैंने। सो एक बार मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ कि ड्रस्ट जनरेट और जो ब्लॉक जनरेट करने का फॉर्मेट है वो क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक प्लगइन, तो प्लगइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा मुझे।
ठीक है, मैं वापस से रन करता हूँ, यहाँ पे प्लगइन ब्लॉक लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल का नेम मैंने दे दिया है। अब देखिए ब्लॉक का जो लेवल है वो बोल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो मैं ये लेवल दे देता हूँ। लेवल देने के बाद में ये आईडी हो गई है। क्लास सेम रखेंगे हम लोग, कस्टम ही रखेंगे ब्लॉक की कैटेगरी। कॉन्फ़िगरेबल को नो कर देंगे हम लोग, डिपेंडेंसी को भी अभी हम लोग नो कर देंगे, और एक्सेस कॉलबैक को भी हम लोग नो कर देते हैं। सिंपल हमको एक मॉड्यूल जनरेट करना था, तो आप देखोगे यहाँ पे प्लगइन जनरेट करना था, मॉड्यूल नहीं, तो यहाँ पर हमारा प्लगइन भी जनरेट हो गया। तो अभी आप देखोगे कि जो हमारा बेसिक काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे जो HTML CSS है वो यहाँ पे कॉपी करके रखना है, तो मैं HTML CSS को कॉपी करके पहले तो CSS रखूंगा, और CSS के बाद में जो है वो मैं एक CSS चाहिएगी, एक जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिएगी हमको, एक CSS फाइल चाहिएगी, और जो है वो एक SRC फोल्डर चाहिए जिसके अंदर फॉर्म चाहिए और ब्लॉक चाहिए। इतना काम हमारा हो गया। तो अभी हम CSS को कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने नोटपैड के अंदर CSS और CSS को कॉपी करके रखा है। तो अभी हम जाते हैं और यहाँ पे ये हमारी CSS है प्रोजेक्ट की। इस CSS को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं एक CSS फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक CSS फाइल क्रिएट कर ली है, और जो CSS है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। प्रोजेक्ट की जो CSS थी वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख दी है। अभी हमको कुछ इमेजेस भी रखनी पड़ेगी। एक फोल्डर हमको इमेजेस वाला बनाना पड़ेगा, तो मैं एक इमेजेस वाला फोल्डर भी बनाऊंगा। इमेजेस वाला फोल्डर बनाने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है, और एक फोल्डर और बनाना है। तो एक फोल्डर जो बनेगा वो मुझे टेम्पलेट के लिए बनाना, क्योंकि मैंने CSS तो रखी है लेकिन मेरे को अभी HTML भी रखना है। तो HTML रखने के लिए भी मैं यहाँ जाऊँगा, और यहाँ एक फोल्डर और बना लेता हूँ मैं, और वो फोल्डर होगा मेरा टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स के लिए मैंने एक फोल्डर बना लिया, टेम्पलेट्स, ये फोल्डर हो गया। और जो टेम्पलेट्स है वो भी मेरे पास में है। तो मैं एक टेम्पलेट फाइल जो है वो टेम्पलेट का जो कोड है वो मेरे पास में है। तो यहाँ पर एक टेम्पलेट फाइल मेरे को बनानी है जो कि इस नाम से होगी। तो मैं ये नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये नेम जो है एज इट इज़ रखूँगा। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊँगा पहले, और html.tig ये मेरे को फाइल बनानी है। तो ये मैंने एक टेम्पलेट फाइल बना ली है यहाँ पर। अब इस फाइल को, ये जो फाइल है, इस फाइल का जो कोड है ये मेरा HTML का कोड है। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ रख लिया। ठीक है, अभी HTML और CSS जो है वो हमारा यहाँ पे लग गया है। अभी मेरे को यहाँ इमेजेस रखनी है, तो कुछ इमेजेस भी हमको रखनी है, वो मैं रखूँगा। तो इमेजेस भी कॉपी कर लेते। तो मेरा जो डेमो वाला प्रोजेक्ट था मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ जाते हैं हम लोग साइट्स, मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर जो मैंने डेमो मॉड्यूल बनाया था, इस मॉड्यूल के अंदर से ये जो इमेजेस वाला फोल्डर है, इमेजेस, तो यहाँ पर मेरे को सारी इमेजेस फोल्डर चाहिएगी। तो मैं कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी किया। और अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है D3, इसमें जाऊँगा, वेब में जाऊँगा, मॉड्यूल्स में जाऊँगा, और यहाँ पे जो है वो मैं इसको इमेजेस फोल्डर, इमेजेस फोल्डर यहाँ पर है क्या? ये इमेजेस फोल्डर मेरा आ गया है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे इमेजेस भी मिल गई है। इस इमेजेस फोल्डर में कुछ करप्टेड फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो देखोगे आप ये फाइल डिलीट हो गई है, क्योंकि इन सारी फाइलों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इस फाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ,
ये फाइल यहाँ से मैंने डिलीट की और एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर जाते हैं और शॉर्ट बाय फाइल का टाइप कर देते हैं हम लोग, और ये जो फाइल है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये फाइल डिलीट हो गई सारी, और सारी फाइल डिलीट हो जाने के बाद में ये इमेजेस भी आ गई मेरी। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ब्लॉक मैंने बनाया था, राइट, ये एसआरसी के अंदर ब्लॉक, तो अभी मैं ब्लॉक की कोडिंग करूंगा, और ये जो टेम्पलेट हमने बनाई है, ये जो टेम्पलेट फाइल है हमारे पास में, इस टेम्पलेट फाइल को कॉल करना है मुझे इस ब्लॉक में। तो अभी हम लोग वो करेंगे कि इस टेम्पलेट फाइल को कॉल करेंगे ब्लॉक के अंदर, उसके बाद में हमको कोड स्टार्ट करना है। तो एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी हमको लगेगी, तो मैं एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी यहाँ क्रिएट कर देता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे कस्टम डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना दी, ये कस्टम डॉट जेएस फाइल हो गई है और टेम्पलेट भी हो गई। तो अभी हमको इस टेम्पलेट को कॉल करना है ब्लॉक के अंदर। तो अभी हमको हम लोगों ने जो टेम्पलेट फाइल बनाई थी, ठीक है, ये जो टेम्पलेट फाइल थी हमारी, लेकिन हम लोगों ने टेम्पलेट को रजिस्टर्ड नहीं किया, तो हमको पहले टेम्पलेट को रजिस्टर्ड करना होगा। तो मैं चलता हूँ मॉड्यूल फाइल में, तो ये मेरी मॉड्यूल फाइल है, और इस मॉड्यूल फाइल के अंदर हमको हुक थीम जो है, हुक थीम रजिस्टर्ड करना होगा टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए। तो ये हम लोग इस काम को उबंटू से भी कर सकते हैं, हुक थीम जनरेट करेंगे बेसिकली हम लोग। तो यहाँ मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, ये साइट्स CD, और यहाँ D3 में जाता हूँ और इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पे मैं जनरेट कमांड रन करता हूँ। तो मैंने लिखा जनरेट और हुक, क्योंकि हुक थीम इम्प्लीमेंट करना है हमको। यहाँ पे ड्रस नहीं लिखा मैंने, तो ये ड्रस जनरेट हुक, ये मॉड्यूल में रन करूंगा। यहाँ पे मॉड्यूल का नेम मैंने दिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे को थीम, हुक थीम चाहिए मेरे को, तो मैं हुक थीम लिखूंगा, केवल हुक थीम मुझे देना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो थीम का कोड जनरेट हो गया मॉड्यूल फाइल में। तो अभी मॉड्यूल फाइल में जाते हैं, तो देखिए ये जनरेट हो गई है हमारी थीम। लेकिन हमको ये जो मॉड्यूल है, ये जो कोड इसने जनरेट किया है थीम, और थीम के बाद में ये कुछ पैरामीटर यहाँ पर इसने दे दिए हैं। तो ये जो है वो मेरी थीम का नेम है, उसके बाद में मुझे वेरिएबल देना है, और ये जो है वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल में मेरे को, वेरिएबल में मुझे एक ही वेरिएबल देना है, और रेंडर एलिमेंट, तो रेंडर एलिमेंट में मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन देना है, और ये जो है वो मेरी थीम है। तो अभी ये जो कोड है वो मैं पूरा हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे केवल एक ही टेम्पलेट फाइल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं जाऊँगा और टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जाऊँगा, तो ये मेरी वो फाइल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका नेम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये नेम मैंने कॉपी किया। नेम कॉपी करने के बाद हम चलते हैं मॉड्यूल फाइल में, और यहाँ पे इस नेम को मैंने पेस्ट कर दिया। HTML को हटाना है मेरे को, HTML के पहले तक का कोड जो है वो मुझे रखना है। यहाँ पर मुझे अंडरस्कोर चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है थीम का। तो ये टेम्पलेट मैंने रजिस्टर्ड कर दी यहाँ पे। अब जो रेंडर एलिमेंट है, रेंडर एलिमेंट में मेरे को यहाँ पे एक तो होगा वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल दे देता हूँ। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में मेरे को देना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल देना है, और वो मैं दूंगा यहाँ पे पाथ। ठीक है, ये अरे के अंदर जो ड्रूपल ने जो कोड जनरेट किया था, मैंने उसको थोड़ा कस्टमाइज किया है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दूंगा, और वो वेरिएबल होगा पाथ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम इस टेम्पलेट को कॉल करेंगे, तो यहाँ से हमको पाथ को पास करना पड़ेगा। और रेंडर एलिमेंट में मेरे को यहाँ पे चिल्ड्रन, तो ये रेंडर एलिमेंट में मेरे को यहाँ पे चिल्ड्रन देना है, राइट। तो ये रेंडर एलिमेंट हो गया मेरा। CREN चिल्ड्रन, ठीक है।
ये रेंडर एलिमेंट हो गया, और रेंडर एलिमेंट के बाद में ये जो कोड है मेरा वो रेंडर एलिमेंट का हो गया, और ये जो है वो वेरिएबल्स हो गए मेरे। तो अभी ये टेम्पलेट मेरी बन चुकी है। टेम्पलेट बनने के बाद में इस टेम्पलेट को मुझे कॉल करना है। तो अभी टेम्पलेट कॉल करने के लिए चलते हैं हम लोग। ये वाली टेम्पलेट को मुझे कॉल करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक में चलते हैं। ये ब्लॉक प्लगइन है। ब्लॉक प्लगइन में अभी इट्स वर्किंग लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एडमिन में जाता हूँ और ब्लॉक लेआउट में जाता हूँ। स्ट्रक्चर में जाऊंगा, स्ट्रक्चर में जाने के बाद में ब्लॉक लेआउट में जाऊंगा, कंटेंट रीजन में जाऊंगा। ये मेरे पास कंटेंट रीजन है, और इस कंटेंट रीजन में मेरे पास जो ब्लॉग मैंने बनाया है, राइट, ब्लॉग का जो टाइटल है वो क्या है मेरे पास में, ब्लॉग इंफॉर्मेशन वेदर ऐप, ये है। इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, वेदर ऐप। ये ब्लॉक एडमिन स्ट्रक्चर के बाद, सॉरी ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है यहाँ पर, सॉरी ये D3 है हमारा ना। ओके, तो मुझे यहाँ पे इन्फो, इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से बंद करता हूँ, और ये जो प्रोजेक्ट है मेरा D3, मतलब ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा। तो इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ रन करता हूँ, एक बार कैशे क्लियर करता हूँ, और ये जो मॉड्यूल है ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारे पास, क्योंकि हमने की कॉन्फ़िग की थी। तो आप देखोगे ये ऑलरेडी इंस्टॉल मॉड्यूल है हमारे पास, है ना। लेकिन ब्लॉक लेआउट में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, ब्लॉक लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पे कंटेंट रीजन में जाएंगे। ये कंटेंट रीजन हो गया, और ये देखिए वेदर ऐप आ रहा है। तो वेदर ऐप को मैं यहाँ पे पहले डिस्प्ले टाइटल को, चलो अभी रख देते हैं टाइटल को, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। अभी हम लोग वापस से होम पेज पे जाते हैं, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको टेम्पलेट कॉल करनी बेसिकली। तो यहाँ पे टेम्पलेट कॉल करने के लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे पास करूँगा। तो ये जो वेरिएबल होगा मेरा, वो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल रखूँगा हैश थीम, ठीक है। और थीम के साथ मेरे को यहाँ पे जो है वो थीम का नेम पास करना पड़ेगा। थीम का नेम यानी कि जो मॉड्यूल फाइल है, और मॉड्यूल फाइल के अंदर ये जो नेम है ये कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये नेम मैंने यहाँ कॉल कर लिया, सेव किया, और अभी मैंने फिर से एक बार कैशे को क्लीन किया। तो ये मेरा एक बार फिर से कैशे क्लियर हो गया। अभी मैं वापस से इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से थीम यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है, लेकिन अभी CSS नहीं आ रही है। तो अभी हमारा नेक्स्ट काम जो है कि हमको CSS लेके आनी है। तो अभी वापस से चलते हैं, हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं और जनरेट कमांड चलाते हैं। तो यहाँ जाके और मैं वापस से जनरेट कमांड रन करता हूँ। लेंडो ट्रस्ट का जनरेट कमांड मैंने रन किया। तो देखिए जनरेट कमांड में ये YML थीम लाइब्रेरी, ये कमांड मेरे को रन करना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने YML थीम लाइब्रेरीज इसको जनरेट किया। मॉड्यूल का नेम मेरे को देना है, तो ये मॉड्यूल का नेम मैंने दे दिया। और देखिए यहाँ पर ये फाइल जनरेट हो चुकी है। तो मैं जाता हूँ, और यहाँ पर जो मॉड्यूल है मेरा साइट्स D3 थीम वेदर ऐप, थीम्स के अंदर, सॉरी ये थीम फाइल है। थीम फाइल जनरेट हमको नहीं करनी थी, हमको लाइब्रेरी फाइल जनरेट करनी थी। तो मैंने यहाँ पे थीम फाइल जनरेट कर दी है गलती से। तो देखिए ये इसने जो है वो ड्रूपल वेब थीम के अंदर मेरे को लाइब्रेरी डॉट YML जनरेट करके दी है, वो मुझे नहीं करना था। मेरे को यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल जनरेट करनी थी। तो लाइब्रेरी फाइल जनरेट करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या? नहीं तो हम लोग इसको मैनुअली जनरेट करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में कोई ऑप्शन है क्या। तो
ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, रेंडर एलिमेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसी कोई फाइल यहाँ पर नहीं है हमारे पास में। तो एक जावास्क्रिप्ट फाइल हम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमको ड्रूपल के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जनरेट जावास्क्रिप्ट फाइल की मैंने। हाँ, मॉड्यूल का नेम ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लाइब्रेरी फाइल, तो मेरे को लाइब्रेरी फाइल क्रिएट करनी है। लाइब्रेरी का नेम मैंने दे दिया। तो देखिए ये जनरेट हो चुकी है यहाँ पे ये जेएस है। जेएस फोल्डर के अंदर ये वेदर ऐप डॉट वेदर ऐप डॉट, अभी ये वाली फाइल को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये फाइल गूगल के स्टैंडर्ड से जनरेट हुई है। तो वेदर ऐप डॉट जेएस फाइल बन गई है। और आप देखोगे तो ये लाइब्रेरी डॉट इन्फो फाइल भी यहाँ पर बन गई है। और डॉट इन्फो फाइल, ये लाइब्रेरी फाइल है, ये डॉट इन्फो फाइल है। लेकिन इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर मेरे को अभी कुछ और फाइलें चाहिएगी। पहले तो इन्फो फाइल चाहिएगी, तो ये इन्फो फाइल है। तो अभी मैं को जो कोड लिखना है, मतलब मुझे सीएसएस फाइल भी चाहिए इसमें। तो अभी मुझे कस्टमाइज करना है लाइब्रेरी को। तो लाइब्रेरी को हम लोग कस्टमाइज करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो डेमो प्रोजेक्ट है, वहाँ से मैं लाइब्रेरी जो है, जो सीएसएस है, वो तो हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। लेकिन अभी हमको इस सीएसएस को अटैच करना है और इस लाइब्रेरी को इन्फो फाइल से अटैच करना है। तो अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी फाइल के अंदर। पहले तो मैं सारी फाइलों को यहाँ बंद कर देता हूँ और ये जो है libraries.yml, इसको ओपन किया करता हूँ। अभी हमको CSS ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे CSS लिख देता हूँ और ये CSS फोल्डर के अंदर जाना है मुझे और यहाँ पे style.css करना है। तो ये जो है वो CSS ऐड हो गई। लेकिन हमको यहाँ पे डिपेंडेंसी में एक jQuery की डिपेंडेंसी भी ऐड करनी है क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर, ये मैंने लिखा कोर, और कोर के साथ मुझे यहाँ पे jQuery की जो डिपेंडेंसी है वो भी चाहिए और एक डिपेंडेंसी और चाहिए जो कि है बंस। तो ये दो डिपेंडेंसी मेरे को चाहिए। ये डिपेंडेंसी मैंने रख दी। जावास्क्रिप्ट का जब हम कोड करेंगे उसमें हमको ये फाइल एज ए सपोर्टिंग लाइब्रेरी के तौर पे चाहिएगी। तो ये हो गई। अभी एक बार मैं कैशे क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कैशे क्लियर किया। लेकिन अभी ये फाइल इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि हमको इसको इंक्लूड भी करानी है। ठीक है, ये तो हमने केवल अपडेट करी है, तो अभी इसका कोई इम्पेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि अभी ये फाइल केवल कस्टमाइज हुई है, अभी ऐड नहीं हुई है। तो ऐड करने के लिए हम जहाँ से हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक में जाके और इस कोड को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जहाँ हम चलते हैं ब्लॉक के अंदर, तो ये src प्लगइन ब्लॉक, प्लगइन ब्लॉक के अंदर देखिए ये वो कोड होता है जो लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए है। ठीक है, तो मैं ये बिल्ड फंक्शन तो है ही, बिल्ड फंक्शन के अंदर कंटेंट, तो इस कंटेंट की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं इस कंटेंट को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये कंटेंट मैंने हटा दिया है। तो कंटेंट के तौर पे मुझे ये लाइब्रेरी ही चाहिए और इसमें मैं अटैच करूँगा यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी। तो जो लाइब्रेरी का नेम है वो, तो अभी लाइब्रेरी क्या है मेरी, ये जो लाइब्रेरी है ये मुझे अटैच करनी है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो ब्लॉक है यहाँ पे ये मेरा मॉड्यूल का नेम, तो मॉड्यूल का नेम जो है वो मेरा ये मॉड्यूल नेम है, ये जो है वो मेरा मॉड्यूल नेम है और ये जो है वो लाइब्रेरी का नेम है। अभी एक बार कैशे क्लियर करता हूँ मैं। तो ये मैंने कैशे क्लियर किया। अभी आप देखोगे तो इस पेज को अगर मैं रीलोड करता हूँ, हार्ड रीलोड करूँगा, तो यहाँ पे जो है वो मुझे आ, इसका इम्पेक्ट दिखना चाहिए CSS का। अभी भी CSS नहीं आई है, कुछ एरर है, इट्स वर्किंग ही दिख रहा है अभी भी कंसोल पे। नहीं, जावास्क्रिप्ट तो आ गई है, इट्स वर्क इस, ये जावास्क्रिप्ट से ही आ रहा है ना। तो जावास्क्रिप्ट तो आ गई है लेकिन CSS नहीं आई है। CSS में क्या प्रॉब्लम है, तो ये CSS फोल्डर है और ये लाइब्रेरी है
CSS के अंदर ये CSS भी है, लेकिन CSS आ क्यों नहीं रही है यहाँ पे? ये जावास्क्रिप्ट फाइल तो आ रही है। एक सेकेंड, JS फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल, मैं यहाँ पे इसको एज ए टेस्ट कर देता हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो मैंने यहाँ टेस्टिंग कर दिया। टेस्टिंग करने के बाद अभी मैं इसको वापस से रीलोड करता हूँ पेज को। टेम्पलेट भी आ रही है, जावास्क्रिप्ट भी आ रही है, लेकिन हमारी CSS फाइल यहाँ पे नहीं आ रही है। टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी CSS फाइल का प्रॉब्लम है यहाँ कुछ। ये CSS है, library.yml है। यहाँ पे मैंने CSS फोल्डर के अंदर ये CSS फोल्डर है, और CSS फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे style.css, सब कुछ सही तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? डिपेंडेंसीज, Drupal, jQuery core वंस, जावास्क्रिप्ट भी आ रही है। तो जैसे कोर मॉड्यूल में हम लोग किसी थीम में देखते हैं, जैसे मेरे पास में एक थीम है, कोर में जाता हूं मैं, वेब में जाते हैं और थीम्स में जाते हैं, तो ये एक थीम जनरेट हो गई है यहाँ पे। और इस तरीके से CSS बेस करके कुछ है, तो मैं यहाँ पे इस बेस को लगा देता हूँ, CSS बेस, और फिर इसके अंदर इसको लगा देता हूँ। और ये मॉड्यूल नेम और थीम का नेम भी सेम हो रहा है, ये भी कंफ्यूजन है। तो पहले तो मैं लाइब्रेरी फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे टू स्पेस बेस, और यहाँ पे टू स्पेस कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे style.css, ये भी ठीक है। अभी मुझे करना क्या है, जो थीम गलती से जनरेट हो गई थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि नेम सेम होने की वजह से कंफ्यूजन होगा, तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये डिलीट हो गई है। अभी कैशे क्लियर करके देखते हैं। तो मैंने एक बार कैशे क्लियर किया, देखिए अभी CSS आ गई है ना। तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग, और ये जो है हमारी CSS आ गई है। अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये क्लियर स्काई वाला जो इमेज है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो क्लियर स्काई वाला इमेज कहाँ से लिया था वो देख लेते हैं हम लोग। क्लियर स्काई वाला इमेज अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस इमेज को सही करना है, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पहले इमेज का पाथ देखते हैं हम लोग। तो मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स का नेम जो है वो चेंज करना पड़ेगा टेम्पलेट के अंदर जाके। तो ये मॉड्यूल्स है, और साइट्स मॉड्यूल्स, यहाँ पे कस्टम है क्या, मॉड्यूल्स के अंदर, साइट्स के अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको अगर हटा देता हूँ मॉड्यूल नेम, तो ये इमेज आ रही है, ठीक है। तो हमको जाना पड़ेगा टेम्पलेट के अंदर, ये मॉड्यूल है, और यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर जाना है, और यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है, मॉड्यूल का नेम फिक्स करके कैशे क्लियर किया। अब यहाँ जाते हैं और वापस से इसको रीलोड करते हैं पेज को, तो ये मॉड्यूल की नेम भी आ गई। लेकिन अब API का काम हमको आगे करना है। तो ये तो हमारा टेम्पलेट तक का काम हुआ। अभी आगे का जो काम है वो पहले तो हम HTML समझेंगे, इसका जो HTML है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया वो समझेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग API से डेटा लाना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम जो है वो यहाँ पर HTML की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो फाइल है ना, HTML यानी कि टेम्पलेट, तो मॉड्यूल्स में जाएंगे, और ये हमारा मॉड्यूल है, और मॉड्यूल में ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के अंदर देखिए, ये टेम्पलेट
जो बनी है, ये पूरा एक div है। इस पूरे div के अंदर ये पूरा डेटा आ रहा है। इसकी क्लास जो है वेदर है। उसके बाद जो इनपुट बॉक्स आ रहा है, यानी कि ये वाला जो इनपुट बॉक्स आ रहा है, ये इनपुट बॉक्स जो है वो यहाँ से आ रहा है। ये इनपुट बॉक्स है और ये सजेशन लिस्ट है। जो सजेशन यहाँ पे आएंगे जब हम टाइप करेंगे, और वो जो सजेशन यहाँ पे आएंगे वो सजेशन जो है इस सजेशन लिस्ट से आएगा। उसके बाद में ये जो डिव है, ये पूरा डिव यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिव है, ये इसमें ये पूरी डिटेल आ रही है। जैसे सिटी है, फिर डे का नेम है, फिर यहाँ पर विंड की स्पीड है, और ये आइकॉन है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। ये सब चीजें जो है वो पूरा इस पूरे डिब में आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये स्टैटिक इमेज लगी है, लेकिन जब डेटा डायनामिक आएगा तो ये जो इमेज है वो डायनामिकली अपडेट होगी। और उसके बाद में ये जो दूसरा डिब बना है, इसके अंदर ये 5 आर्टिकल बने हैं, और इस 5 आर्टिकल में अभी ये स्टैटिक इमेज लगी है जो आइकॉन है। और इसमें 3 चीजें डिस्प्ले हो रही है, एक आइकॉन है, एक डे का नेम है, और एक टेम्परेचर है। तो ये जो 5 आइकॉन है वो यहाँ पर पूरे बने हुए हैं। और जो CSS है, CSS में अभी आप देख रहे हो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है। तो जो CSS है उसमें हमने ये बॉडी पे CSS लगी है इसलिए आ रही। तो ये बॉडी की CSS को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी मैं जो है एक बार कैशे क्लियर करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने CSS में चेंज किया है। तो अभी ये कैशे क्लियर किया मैंने, क्योंकि हम ये पूरा जो कोड है ये अपडेट करेंगे। ये जो UI है ये अपडेट हो जाएगा जैसे ही हमारा डायनामिकली डेटा आएगा। तो 2 कंपोनेंट है बेसिकली, एक में ये पर डे की डिटेल है, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसमें ये फोरकास्ट की डिटेल है। तो अभी हमने ये देखा। अब हमको एक काम और यहाँ पर करना है कि जैसे ही मैं इससे लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन में मैंने जो फॉर्म बनाया था इसको ओपन करूंगा, तो यहाँ पे ये एक बॉक्स आ रहा है। तो अभी हमको ये केवल हमने की स्टोर किए, तो हमको यहाँ पे एंड पॉइंट भी स्टोर करना है। तो एंड पॉइंट स्टोर करने के लिए मैं सेम इसी तरीके से 2 फील्ड और बनाऊंगा, क्योंकि हमको बेसिकली हमको तीन API की जरूरत पड़ेगी। 3 एंड पॉइंट चाहिए, एक सजेशन लिस्ट के चाहिए, एक इस वाले डेटा के लिए चाहिए, और एक इस वाले डेटा के लिए चाहिए। तो इसकी 3 एंड पॉइंट हमको है, तो 3 टेक्स्ट बॉक्स और बनाने हैं। तो हम चलते हैं फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे SRC में गए, फॉर्म गए, और ये फॉर्म आ गया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। ये 3 वैल्यू को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कॉपी की मैंने, पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रही है बेसिकली, यहाँ पे जो की का लेवल देना है, तो ये हमारा HTML है। और इस HTML में यहाँ पर मैं जो लेवल देना है मुझे, तो मैं यहाँ पर वेदर बेस एंड पॉइंट इस तरीके से हमको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो इसको की दे देता हूँ वेदर, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड पॉइंट, क्योंकि ये एक URL होगा बेसिकली। और ये सेम चीज मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी बतौर की। तो ये की मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी एज ए की, ये हो जाएगा। और जो टाइटल है, टाइटल में मैं यहाँ पर ये मेन API होगी जिसका एंड पॉइंट यहाँ स्टोर करना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद में जो दूसरी API है मेरी, वो सजेशन लिस्ट की है। तो सजेशन लिस्ट के लिए यहाँ पे मैं सजेशन लिस्ट एंड पॉइंट कर देता हूँ। तो ये सजेशंस, और सजेशंस के बाद में सजेशंस एंड पॉइंट कर देता हूँ, और इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर जाकर, इसको सजेशन एंड पॉइंट। तो ये सजेशन एंड पॉइंट मैंने कर दिया। और यहाँ पर भी जो है मैं सजेशंस और सजेशंस एंड पॉइंट को मैं यहाँ सजेशंस एंड पॉइंट लिख देता हूँ। ये सजेशन एंड पॉइंट हो गया, और ये सजेशंस एंड पॉइंट हो गया। और ये जो है वो ये मेरा मेन API का एंड पॉइंट हो गया। अभी मुझे आप देखोगे तो ये की हो गई है। की के बाद में ये मेन एंड पॉइंट है, और ये सजेशन API का एंड पॉइंट है। अभी मुझे एक फोरकास्ट का भी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और बना लेता हूँ। ये मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और बनाया मैंने, और यहाँ पर जो है वो मैं वेदर, सॉरी, ये जो API है
ये फोरकास्ट है तो फोरकास्ट एंड पॉइंट लिख देता हूं। तो मैंने यहां गया और यहां पर मैंने फोरकास्ट एंड पॉइंट कर दिया इसको, ठीक है। अब ये जो है ये डेटा यहाँ आ भी रहा है, लेकिन अब इस डेटा को सेव भी कराना है। तो सेव कराने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, सेव करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से जो है मैं 3 बार इस को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये 3 और एक 4 बार, क्योंकि अभी 4 टेक्स्ट बॉक्स हो गए। तो यहाँ पे पहले मुझे ये वाला डेटा गेट करना है और सेव करना है। तो यहाँ पर ये डेटा गेट और सेट, ये मैंने जो डेटा है वो गेट और सेट किया। उसके बाद जो दूसरा डेटा है, दूसरा डेटा यानी कि सजेशन वाला डेटा, तो सजेशन वाले डेटा में मैं गया, ये सजेशन वाला डेटा, इसको भी मैंने यहाँ से गेट किया और यहाँ से सेट किया। और उसके बाद में तीसरा जो डेटा है मेरा वो है फोरकास्ट एंड पॉइंट, तो इसको भी मैंने यहाँ से गेट किया और यहाँ पर जो है वो सेट किया। तो ये बन गया मेरा फॉर्म। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ। ये फॉर्म मैंने रिफ्रेश किया तो देखोगे आप ये 3 एंड पॉइंट यहाँ पर आ गए। ये वेदर एंड पॉइंट है और ये जो है सजेशन एंड पॉइंट है, और यहाँ पे लेवल हमने चेंज नहीं किया, तो हमको ये जो लेवल है वो यहाँ पे चेंज करना चाहिए। लेवल ये वाला जो लेवल है सजेशन एंड पॉइंट नहीं है, ये होगा यहाँ पे फोरकास्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा लेवल भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये की तो हम लोगों ने जनरेट कर ली थी, लेकिन हम लोगों को अभी एंड पॉइंट के लिए हमने ये फॉर्म जो है वो भी एंड पॉइंट के लिए हमने अपडेट कर दिया। अब हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और कंट्रोलर से जावा स्क्रिप्ट से कंट्रोलर को कॉल किस तरीके से देना है वो हम देखेंगे। तो अभी अपने को कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। तो कंट्रोलर डिजाइन करने से पहले हम लोगों को जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये 3 फील्ड जो हमने बनाई है, इन 3 फील्ड में हमको कुछ डेटा जो है वो पुट करना है। तो देखिए ये 3 वो एंड पॉइंट है जो हमको यूज करने हैं। जैसे यहाँ पर एपीआई की, तो ये तो हम डायनामिकली ऐड करेंगे। जो की हमने बनाई है उस की के साथ हमको यहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इस एंड पॉइंट पे। तो ये जो एंड पॉइंट है वो वेदर डिटेल के लिए है। दूसरा जो एंड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट है वो जो ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन आ रहा है सिटी का, इसके लिए है। और ये तीसरा जो एंड पॉइंट है वो सिटी के लिए है। तो जो तीसरा जो एंड पॉइंट है वो फोरकास्ट के लिए है, लेकिन तीसरे वाले एंड पॉइंट में आपको सिटी आईडी भी भेजनी पड़ेगी। तो सिटी आईडी कैसे मिलेगी वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम इन तीनों एंड पॉइंट को सेव कर लेते हैं जो सेटिंग फॉर्म हमने बनाया उसमें। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया मेरा। और ये जो की है इस की को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ इतना यूआरएल रखते हैं। इस की को हम डायनामिकली ऐड करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमको ये वाला एंड पॉइंट चाहिए जो कि लोकेशन के लिए है, जियो लोकेशन के लिए है, जो सजेशन लिस्ट है उसके लिए है। तो यहाँ से भी मैं ये हटा देता हूँ, इसको हम डायनामिकली ऐड करेंगे। और तीसरा जो है हमारे पास में एंड पॉइंट वो ये है, इसमें मैं यहाँ पे HTTPS लगाना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ HTTPS ये मैंने लगा दिया और यहाँ से भी मैं सिटी आईडी और सिटी आईडी के बाद में दूसरा ऑप्शन जो है मेरा वो एपीआई की, दोनों को हटा देता हूँ, यहाँ पे सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे सेव हो गई है मेरी, क्योंकि मेरे को ये डिटेल सेव करनी थी। तो ये डिटेल यहाँ पे सेव हो गई है। हम लोगों ने जो सेटिंग फॉर्म था, सेटिंग फॉर्म को भी हम लोगों ने अपडेट कर लिया था। अब हम चलते हैं एक बार मॉड्यूल फाइल में चलते हैं और हमको टेम्पलेट के अंदर कुछ वेरिएबल भी पास करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं मॉड्यूल फाइल में जाता हूँ। तो ये मॉड्यूल फाइल है मेरी, और इस मॉड्यूल फाइल में यहाँ पर जो है मैं पाथ नाम का एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ। तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मुझे पास करनी है। तो ये टेम्पलेट जहाँ से कॉल हो रहा है, अभी टेम्पलेट कहाँ से कॉल हो रहा है, टेम्पलेट कॉल हो रहा है, मैं SRC में जाऊँगा और SRC में जाने के बाद ये फॉर्म में जाऊँगा और ये फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे
जब मैं SRC में जाके फॉर्म में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कॉल हो रहा है, ये फॉर्म है, ब्लॉक में जाना है मुझे क्योंकि मैंने ब्लॉक से कॉल किया है इसको, तो मैं ब्लॉक में जाता हूँ। तो SRC प्लगइन और ये ब्लॉक यहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से जो है वो हमारा ये थीम जो है ये थीम कॉल हो रही है और थीम के साथ ये हमारा यहाँ से ब्लॉक कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज और यहाँ पर करनी है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देता हूँ। मैं ये कंटेंट को हटा के डायरेक्ट थीम ही पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं इस वाली लाइन को कमेंट करता हूँ, ये लाइन मैंने कमेंट की और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ डॉलर और ये फंक्शन और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हैश थीम। ठीक है, ये थीम हो गई और इस थीम के अंदर जो है वो मेरे को पास करना है नेम। तो नेम यानी कि ये वाला नेम। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने सही किया टेम्पलेट को। उसके बाद में दूसरा काम जो मुझे करना है वो क्या है, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी मुझे चाहिए थी तो लाइब्रेरी यहाँ ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक अरे बना देता हूँ। हालांकि इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स जो है वो सही दिखेगा। तो ये मैं एक अरे यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ और इस अरे को फिर मैं यहाँ रिटर्न करूंगा। तो ये अरे जो है वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ये अरे यहाँ पे मेरा डिक्लेयर हो गया, सेव किया मैंने और अभी आप देखोगे तो ये थीम मेरी पास हो गई है। यहाँ पे थीम ही मुझे पास करनी थी और जो अटैचमेंट लाइब्रेरी भी मेरी पास हो गई है यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे ये वाला जो पाथ वेरिएबल मैंने बनाया था, राइट, कहाँ पे बनाया था मैंने, SRC। यहाँ पर मैं जो मॉड्यूल फाइल है यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल भी चाहिए, तो मैं एक पाथ वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पर। तो पाथ कैसे बनेगा वो मुझे देखना है। तो एक सर्विस होती है मॉड्यूल हैंडलर, क्योंकि मेरे को मॉड्यूल का पाथ चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डॉलर और डॉलर के बाद मैं लिखता हूँ मॉड्यूल अंडरस्कोर पाथ, या इसको कैमल केस में लिख देता हूँ मॉड्यूल पाथ, ये लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे ड्रूपल की एक सर्विस काम आएगी, तो मैंने यहाँ लिया ड्रूपल और ड्रूपल के बाद मैं लिखूंगा सर्विस, ये ड्रूपल और ड्रूपल के बाद में ये सर्विस, ड्रूपल सर्विस। और सर्विस जो है वो कौन सी सर्विस है, मॉड्यूल हैंडलर है। अगर मेरे को किसी मॉड्यूल का पाथ चाहिए तो मॉड्यूल हैंडलर सर्विस में यूज करूंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉड्यूल और मॉड्यूल के बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉड्यूल हैंडलर। ये मॉड्यूल हैंडलर एक सर्विस हो गई है। मॉड्यूल हैंडलर सर्विस, अब मॉड्यूल हैंडलर से मुझे मिलेगा पाथ। ठीक है, तो मॉड्यूल हैंडलर लिया मैंने। अब मुझे मॉड्यूल हैंडलर से मॉड्यूल का पाथ चाहिए, तो मैं दोबारा से मॉड्यूल पाथ लिखता हूँ और यहाँ पे चूंकि मैं यहाँ दूसरा वेरिएबल भी ले सकता था, लेकिन मैं इसी वेरिएबल को यहाँ पे ओवरराइट करूंगा, डॉलर मॉड्यूल पाथ। और मॉड्यूल पाथ के बाद में मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर गेट मॉड्यूल। ठीक है, तो ये गेट मॉड्यूल हो गया, ये एक फंक्शन है गेट मॉड्यूल बेसिकली। और यहाँ मुझे मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ेगा एरो और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा गेट पाथ। तो मेरे को जो है वो मॉड्यूल का पाथ मिल जाएगा कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कॉल कर देता हूँ, मॉड्यूल का नेम। तो मॉड्यूल का जो नेम है वो क्या है मेरे पास में, मॉड्यूल का नेम, ये मैं यहाँ पे मॉड्यूल का नेम पास कर देता हूँ। ये मॉड्यूल का नेम हो गया, राइट, ये मॉड्यूल का नेम आ गया और मॉड्यूल पाथ आया, मॉड्यूल नेम आया। लेकिन इसमें मेरे को अभी बेस URL ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ड्रूपल की एक सर्विस होती है, उस सर्विस को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर पाथ इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं चूंकि HTTP और HTTP लेते हैं हम लोग, HTTPS नहीं लेते अभी, HTTP लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसको कनकनेट करूंगा डॉट, यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्रूपल, ये ड्रूपल हो गया। और ड्रूपल की एक और सर्विस होती है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ड्रूपल रिक्वेस्ट और ड्रूपल रिक्वेस्ट से मुझे मिल जाएगा यहाँ पर गेट होस्ट, ये गेट होस्ट मिल गया। और गेट होस्ट के आगे मैं ऐड कर दूंगा जो पाथ है मेरा मॉड्यूल का, वो मतलब ये जो गेट होस्ट है
और इसके आगे जो मॉड्यूल पाथ मैंने ऐड किया था डॉलर मॉड्यूल पाथ, ये इसको हम लोग थोड़ा ऐसा कर देते हैं ताकि ये क्या होगा कि थोड़ा व्यवस्थित दिखेगा। और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सेमी कॉलम, तो ये एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूल पाथ हो गया। अब इस पाथ को मैं एज अ वेरिएबल पास करूंगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने थीम पास की है उसी तरीके से मैं यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे मैं पास करूंगा हैज पाथ। अब ये पाथ की क्या जरूरत है वो आगे कोड में पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत सारी डायनामिकली इमेजेस जनरेट करेगा। तो सारी इमेजेस जो है वो इस की इमेजेस फोल्डर के अंदर रखी है, तो हमको यहाँ तक इमेजेस फोल्डर चाहिए। तो ये मैंने रख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार कैशे क्लियर करता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ और रश CR रन कर देता हूँ। तो एक बार कैसे क्लियर करके फिर हम जो है वो एक बार इस एप्लीकेशन के यहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे ये जो इमेज है ना, ये इमेज अभी नहीं आ रही है ना। ये इमेज क्यों नहीं आ रही है वो देखना पड़ेगा हमको। बाकी ये जो है वो पूरा हमारा हो गया। अभी यहाँ पे ये थीम हो गई है मेरी, और ये जो है टेम्पलेट मेरा अपडेट हो गया। मतलब ये जो टेम्पलेट का काम था वो हो गया। अब हमको चलना है कंट्रोलर की तरफ। तो अभी कंट्रोलर पे हम जाएंगे। चलिए अब हमको बनाने हैं कंट्रोलर। तो जो कंट्रोलर वाली फाइल है ना, मतलब एक कंट्रोलर मुझे बनाना है। तो कंट्रोलर हम जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे ड्रस की हेल्प से। तो हमारे पास routing.yml है और routing.yml में ये एक कंट्रोलर पहले से बना हुआ है। ठीक है, ये कंट्रोलर पहले से बना है, लेकिन हमको दो और कंट्रोलर चाहिएंगे। तो दो और कंट्रोलर को हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रस। ठीक है, ये ड्रस, और यहाँ मैं लिखता हूँ जनरेट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने कंट्रोलर का कमांड रन किया। इसको थोड़ा जूम पे कर देता हूँ। मॉड्यूल का जो नेम है वो मैंने लिखा। तो ये मॉड्यूल की क्लास हो गई मेरी। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मैं यहाँ नो कर देता हूँ। राउटिंग मुझे चाहिए, तो राउटिंग मुझे चाहिए तो मैं यस कर देता हूँ। राउटिंग का जो एग्जाम्पल है तो इसको मैं राउट नेम में हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिर्फ इतना अभी। ठीक है, ये मैंने लिखा। और इसके बाद में जो पाथ है ना, पाथ में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, देखो पाथ जो मेरे को देना है इसमें मुझे एक डायनामिकली आर्गुमेंट चाहिए। डायनामिकली आर्गुमेंट चाहिए मतलब डायनामिकली आर्गुमेंट ऐसा चाहिए मेरे को कि मैं यहाँ लिखूंगा ये। तो मैं इसको टाइप करता हूँ पहले तो, और इसके बाद ये एक, और उसके बाद में यहाँ पे मेरे को ये जो सिटी है ना इसको पैरामीटराइज करना है। पैरामीटराइज करना है यानी कि ये आर्गुमेंट डायनामिकली आएगा। तो ये पाथ मेरे को देना है। और जो टाइटल है तो टाइटल में तो नॉर्मल हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये डायनामिकली चलेगा। ये स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो आप देखोगे ये फाइल जो है वो जनरेट हो गई है, यानी कि ये राउटर जो है वो जनरेट हो गया यहाँ पर। ये इसका पाथ हो गया और ये इसका कंट्रोलर हो गया। ठीक है, अभी इस कंट्रोलर को मैं क्या करूंगा कि एक और कंट्रोलर मुझे चाहिएगा, या एक और फंक्शन, मैं यूं कहूँ कि एक और फंक्शन मुझे चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो सेकंड मुझे चाहिए वो काहे के लिए चाहिए, मुझे जियो टैगिंग के लिए चाहिए। तो मैं डॉट करके यहाँ जियो जियो कोडिंग कर देता हूँ। जियो कोडिंग, ये एक नेम देना है की को, तो मैं जियो कोडिंग कर देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं जियो कोडिंग कर देता हूँ। तो ये जियो कोडिंग हो गया। अभी होगा क्या कि जैसे ये तो टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सेम ही रखता हूं मैं यहाँ पे। और जो कंट्रोलर फाइल बनी होगी, मतलब जो SRC के अंदर एक कंट्रोलर फोल्डर बना होगा, और यहाँ पर ये जो कंट्रोलर फोल्डर है यहाँ पे ये इन्वोक फंक्शन तो एज इट इज रहने देता हूं मैं। बट यहाँ पर मैं दो फंक्शन बनाऊंगा। एक तो यहाँ पर मैं वेदर ऐप करके बनाऊंगा, वेदर ऐप सिटी।
है ना। यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे क्या होगा कि कोई सिटी, मतलब गेट डेटा बाय सिटी, तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक फंक्शन बना देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पब्लिक फंक्शन करता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा पब्लिक, और पब्लिक के बाद में फंक्शन, और पब्लिक फंक्शन में मैं लिख दूंगा गेट डेटा वाई सिटी नेम, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैंने डॉलर सिटी रख दिया, क्योंकि ये आर्गुमेंट मुझे मिलेगा कंट्रोलर से, ठीक है। और अभी मैं इसी स्ट्रिंग को यहाँ कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, गेट डेटा वाई सिटी कॉलिंग, ऐसे करके मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ कॉलिंग करके, सिंपल, ये हो गया। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि कोड प्रॉपर दिखे। अभी इस फंक्शन की जरूरत नहीं, तो इस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन को हटा देता हूँ, वापस में जूम पे कर देता हूँ इसको, और ये फंक्शन को मैं हटा देता हूँ सेम इसी तरीके से। और मेरे को ये वाला फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ पे जाता हूँ स्कोप रिजोल्यूशन और इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से ये जो है वो जियो टैगिंग है, राइट, जियो टैगिंग। तो मैं यहाँ पर गेट सिटी, है ना, सिटी का जो ऑटो कंप्लीट है, तो मैं सिटी लिस्ट करके एक फंक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ गेट सिटी लिस्ट, इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ गेट सिटी लिस्ट, और गेट सिटी लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो वही मेरा पब्लिक, और पब्लिक के बाद में फंक्शन, पब्लिक फंक्शन गेट सिटी लिस्ट, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट है सिटी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर सिटी, ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। और सेम कोड यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ये सेम कोड यहाँ रख देता हूँ, और इसके बाद में यहाँ कॉल कर देता हूँ गेट सिटी लिस्ट फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे मैं जो ड्रस सीआर को रन कर देता हूँ। तो ड्रस सीआर को हमने रन किया, एक बार कैशे जो है वो हमारा क्लियर हो गया। कैशे क्लियर हो जाने के बाद में जब मैं ब्राउजर से इस पेज को रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, तो हम जाते हैं ये वाली फाइल पे, और अभी मैं इस वाले पेज को रिक्वेस्ट करता हूँ। ये मैंने इसको डुप्लीकेट यहाँ पे ओपन किया, और यहाँ पे जाके मैं इस फंक्शन को रिक्वेस्ट करता हूँ। ये फंक्शन को मैंने रिक्वेस्ट की, और सिटी में यहाँ पे मैंने सिटी का नाम जैसे पुणे इसको पास कर दिया, राइट। तो ये देखिए गेट डेटा सिटी फंक्शन कॉल हो गया। अब जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन जियो टैगिंग है। तो यहाँ जियो टैगिंग वाला जो यूआरएल है वो पास कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जियो टैगिंग यूआरएल को पास किया मैंने, तो यहाँ पर गेट सिटी लिस्ट कॉलिंग ये आ गया। तो ये दो फंक्शन हमारे बन गए। अब इस कंट्रोलर को जो कॉल करना है वो मुझे कहाँ से कॉल करना है, उसको मुझे जावास्क्रिप्ट से कॉल देना है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट से कॉल हम बाद में देंगे, पहले हम पूरा कंट्रोलर डिजाइन करेंगे। और ये जितना भी डेटा हम यहाँ से जो पास कर रहे हैं वो पहले हम यहाँ से पास करके देखेंगे। यानी कि मैं पहले यहाँ से पास करूंगा डेटा यूआरएल से, और यूआरएल से अगर वो वर्क करेगा तो उसके बाद में फिर हम जो है वो यहाँ से डेटा पास करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखिए ये फंक्शन तो मेरा बन गया, ये यूआरएल और ये कंट्रोलर बन गए, लेकिन ये जो कंट्रोलर है, दोनों कंट्रोलर वो डेटा को जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कॉलिंग नहीं होगी, ये कंट्रोलर यहाँ से अजक्स के थ्रू कॉल होंगे। तो डेटा जो रिटर्न होगा ना वो जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न होगा। तो जब डेटा जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न होगा तो उसको रिटर्न करवाने के लिए हमारे पास कुछ क्लासेस है, तो हम उन क्लासेस को देखते हैं कि डेटा को जेसन फॉर्मेट में किस तरीके से रिटर्न करवाते हैं।